दुनिया भर की खबरें लेकर फिर से आ गए हम आपके सामने। बात करेंगे मिडिल ईस्ट की भी, लेकिन सबसे पहले बात आज अपने देश हिंदुस्तान की कर लेते हैं। दरअसल हमारा देश हिंदुस्तान में दिन ब दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ लगातार मॉब लिंचिंग और नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले बिहार के अंदर जो घटना घटी, जब आप सुनेंगे तो आपका दिल हिल जाएगा। दरअसल बिहार के अंदर एक नवादा गाँव में एक मुसलमान फेरी करने वाला जा रहा था। उसको 5-4 आदमियों ने पकड़ा, उसके पैसे वैसे छीने, उसका कपड़ा वगैरह छीना और ज़बरदस्ती उसको मारा पीटा और उससे नाम पूछा। उसने जब अपना नाम बताया मोहम्मद अतहर हुसैन है, इसके बाद उसका नाम सुनते ही उसको एक रूम में ले गए और देर रात तक उसको रखने के बाद रात को उसके पास आए, उसकी पैंट निकाली। जब उसका पता लगाया कि हाँ ये वाकई सच में मुसलमान है, तो उसको इतना मारा। उसके सबसे पहले उसके कान काटे, उसके पिलास से नाखून खींचे और जो हो सका उसके साथ भी तमाम चीज़ें की और आखिर में हुआ ये कि उसकी अब मौत हो गई। आप खुद अतहर हुसैन की जुबान से सुनिए कि उनके साथ क्या हुआ था। हम कपड़ा बेचने के लिए दुबई गए थे और के बाद आने में हमको लेट हो गया, 7-8 बज गया। हट्टा के आगे जब पहुंचे तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को, जिसमें मेरा 16-17-18 हजार रुपया था। उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था, सबको छीन लिया। छीनने के बाद क्या हुआ कि 4 आदमी मिलके पैर हाथ पकड़ के एक रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। जब काफी रात हुआ तो हमको क्या किया कि पैट खोल के उसके बाद देखा कि मियाँ जी है, मेरे पैट को खोल के पेट्रोल डाल दिया और छिपा करके उसके बाद मारता था। और के बाद ये खाल उजड़ जाता था गरम से, समझे, खाल उजड़ जाता था। और इसके बाद एक लड़का क्या किया कि पिलास से मेरा कान को कतर दिया, पिलास से मेरा उंगली को कतर दिया। कोई लाठी से मार रहा है, कोई रड से मार रहा है, कोई पिलास से मेरा कतर रहा है, कान को उंगली को तोड़ रहा है। उसके बाद कोई नरेटी चीप रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सीना पर चढ़ के पूरा दम दिया, मुंह से ब्लड आ गया। उसके बाद सिर पर रड से मारा, मेरा सिर फट गया। हाथ को पीटा रख करके हाथ को मेरा तोड़ दिया, उमच करके पूरा एकदम सीन। उसके बाद मारना चालू करता था अपने जान तक हमको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद जब हम एकदम लाल गुबार हो गए तो कोई अल्लाह का बंदा 112 नंबर को फोन किया तो प्रशासन आया। प्रशासन का किया कि जल्दी से हमको गाड़ी पर लादा। और उसके बाद बोला कि कौन 2 ठो है तो मेरे साथ चले, तो वही 2 ठो को लेके आया थाना। और के बाद प्रशासन बोला कि इस तरीके से मारा जाता है। हाँ, प्रशासन में मारा जाता है। हाँ, छोटा मेरे बाल बच्चा है, हम ही एक तो कमाने वाले हैं, कोई नहीं मेरा आगे पीछे, समझे। ये अब मेरा बाल बच्चा हो गया, टूअर हो गया है। अब बताइए, पैसा भी छीन लिया, सामान भी छीन लिया, कपड़ा लत्ता सब छीन लिया। अब कहाँ से हम क्या करेंगे बताइए। आपके लोग साफ करेंगे, आप ही लोग पर छोड़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। अब हम बिहार की सरकार से अपील करते हैं कि इन लोगों को, जिन्होंने अतहर हुसैन के साथ इस तरह की हरकतें की है, इन लोगों को सजा दी जाए और इनको मौत की सजा दी जाए। तो इस तरह की और भी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर लगातार हो रही है। अभी कुछ दिन पहले एक और खबर आई थी जिसमें एक ऋषभ ठाकुर नाम का बंदा मौलाना अरशद मदनी को फोटो एक बाथरूम के अंदर लगाता है और ये वीडियो बनाकर पोस्ट भी कर देता है। मतलब इस तरह की हरकतें करके हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को देखिए। तलवार काहे लेकर घूम रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए, हिंदू राष्ट्र मांग के लिए, हिंदू राष्ट्र मांग के लिए, गौ माता को राजमाता बनाने के लिए। भारत के अंदर में जो भी कचरा है, कचरा किसको कह रहे हैं? कचरा उल्ला मुल्ला जो मुस्लिम है सीधा। इसलिए
अभी तक उनको हम भाईचार समझते थे, अभी तक समझते थे। बाकी हमारे जो बघेश्वर महाराज नरेंद्र शास्त्री जी जो कदम उठाए, उनके लिए इन्हें 300 क्विंटल शहर मंगवा के इस यात्रा को रोकना चाहते थे। बाकी सनातन को कोई रोकने वाला नहीं है, सारे कचरा का साफ कर देंगे। 15 मिनट मांग रहा है, हम 15 मिनट नहीं मांग रहे हैं, हम 1 सेकंड मांग रहे हैं सिर्फ। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा के लिए क्या कहेंगे? हम ये संकल्प खा के चले हैं कि बाबर का नाम निशान मिटा देना है। आदित्यनाथ योगी सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द पूरे भारत को एकदम स्वच्छ अभियान बनाए, भारत के बहनी बिटिया धर्म को, सनातन को हम स्वच्छ बनाए। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर लगातार चल रही है और इन लोगों का मकसद सिर्फ साफ है कि हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब किया जाए, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम कराया जाए। अब हम सरकार से अपील करते हैं कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो लोग देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जल्द से जल्द सजा दी जाए, इनको जेल में डाल दिया जाए। अब मैं आपको बिहार के सीएम नीतीश कुमार की हरकत दिखाता हूँ। दरअसल जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास कोई मुस्लिम महिला अपने किसी काम के लिए हिजाब पहनकर जाती है तो नीतीश कुमार अपने हाथ से उसके हिजाब को ताड़ने की कोशिश करता है। एक स्टेट के सीएम होना, क्या तुम में इतनी भी अकल नहीं कि तुम ये कर क्या रहे हो? अब मैं आपको मिडिल ईस्ट की तरफ ले चलता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहूदियों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जगह है जहाँ पर यहूदी अपना एक त्यौहार मना रहे थे जिसका नाम था हनुक्का, और वो त्यौहार तकरीबन 8 या 9 दिन तक चलता है और आज उस त्यौहार को तकरीबन 90वां दिन था और आज ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ कि जिसमें तकरीबन 12 लोगों की जान चली गई है, जिसमें यहूदी भी थे और ऑस्ट्रेलिया के लोग भी थे। और आप सोच कर देखो इस हमले के बाद नेतन्याहू किस तरीके से भड़का हुआ होगा। नेतन्याहू इस हमले के बाद फौरन भड़क गया और कहने लगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया की सरकार को पहले ही चेतावनी दी थी कि जो तुम्हारे देश में हमारे नागरिक रहते हैं, जो तुम्हारे देश में यहूदी रहते हैं, जो इजरायली रहते हैं, उन पर हमला हो सकता है, तो इसलिए आप उनकी हिफाजत करना। और वो हमला हो गया। इसी तरीके से दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी भड़क गया। लेकिन इस हमले में एक घटना ऐसी घटी कि अगर कोई मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो वो 10 बार सोचेगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब यहूदी अपना त्यौहार मना रहे थे तो वहाँ पर 2 आतंकी आए। अब जाहिर सी बात है जो बेगुनाह लोगों को कत्ल करता है उसको आतंकी कहा जाएगा। अब कहा जा रहा है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था और वे मुसलमान थे। अब इस चीज़ को लेकर नेतन्याहू पूरी तरीके से भड़क गया कि ये हमला ऐसा हुआ है, ये हमला ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऐसी कंफर्म जानकारी नहीं मिली कि जिससे ये कहा जा सके। लेकिन इस हमले से एक बात पूरी तरह क्लियर है कि अब नेतन्याहू कहीं भी हमला कर सकता है। इसके अलावा जब वे 2 हमलावर गोली चला रहे थे तो किसी एक शख्स की भी हिम्मत ये नहीं हो सकी कि उन हमलावर से जाकर गन छीन ले या उन हमलावर के पास तक भी चला जाए। सिर्फ एक शख्स जिसका नाम था अहमद अल अहमद, जो कि एक मुसलमान था, उसने एक हमलावर से जाकर गन छीनी और उल्टा उसके ऊपर गन तान ली और उसके ऊपर फायर करने भी शुरू कर दिए। वहीं दूसरे हमलावर ने अहमद अल अहमद के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे अहमद अल अहमद का भी तकरीबन 2 गोली लग गई है और अब अहमद अल अहमद का ऑपरेशन चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अहमद अल अहमद उन आतंकवादियों से बंदूक ना छीनते तो वे लोग कितने लोगों को कत्ल करते ये तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाँ पर यहूदी अपना त्यौहार मना रहे थे वहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग थे। उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद अल अहमद की इस कारनामे को देखकर तारीफ की। Went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So I great respect to that man that did that.
उधर दूसरी तरफ जो नेतन्याहू पूरी तरीके से भड़का हुआ है और वो ऑस्ट्रेलिया को ये भी कह रहा है कि हमने तुमको पहले ही चेतावनी दी थी कि हमारे देश के जो इजरायली है उन पर वहाँ पर हमला हो सकता है, इसलिए तुम उनकी सेफ्टी बढ़ा दो, और वही काम वहाँ पर हो चुका। इसी चीज़ को देखते हुए जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है उन्होंने नेतन्याहू को खामोश करने के लिए ये कहा कि ये हमला यहूदियों के लिए एक आतंकी हमला था। Targeted attack on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be a day of joy, a celebration of faith, an act of evil anti-Semitism, terrorism that has struck the heart of our nation. An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian and every Australian. उधर जो अहमद अल अहमद के भाई है उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि अहमद अल अहमद सब्जी और फल वगैरह बेचते हैं और उनको 2 गोली लगी और अब वे ऑपरेशन से बाहर है, यानी कि अब फिलहाल उनकी हालत सही है। तो दोस्तों इस हमले को देखकर ऐसा लगता है कि नेतन्याहू को खुली छूट मिल गई और अब नेतन्याहू पूरी तरह भड़का हुआ है और अब देखना ये है कि नेतन्याहू क्या करता है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के इस आतंकी हमले की इन्वेस्टिगेशन करने अब मोसाद जाएगा, यानी मोसाद के कुछ लोग जाएंगे या फिर मोसाद पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के इस हमले की इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, अगर मोसाद इस हमले की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह, हमास या ईरान से इस हमले का लिंक जरूर निकालेगा, और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर फिर वही युद्ध जैसे माहौल हो सकते हैं। उधर ईरान की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ईरान के जो IRGC से स्पोक्स पर्सन है उन्होंने साफ साफ तौर पर ये कहा कि अगर हमारा किसी भी दुश्मन देश के साथ युद्ध शुरू होता है तो उस दुश्मन देश को हमारे नए नए तरीके को हथियारों का सामना करना पड़ेगा। IRGC के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि ईरान अपने तमाम फील्ड में आगे बढ़ रहा है, फिर चाहे हथियारों का मामला हो, टैक्टिक्स का मामला हो या फिर किसी भी तरह के फील्ड का मामला हो, ईरान अपने हर काम में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ईरान पिछले कुछ दिनों से लगातार धमकियाँ दे रहा है, लगातार अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने में लगा हुआ है और कभी कहता है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब इस तरह की धमकियाँ देखने के बाद, और हालांकि ये बात बिल्कुल सच भी है, कुछ सैटेलाइट इमेज के जरिए ये बात कन्फर्म भी हुई है कि ईरान इन तमाम चीज़ों को कर रहा है, यानी कि अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर रहा है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इन तमाम धमकियों को देखने के बाद मुझे एक चीज़ लगती है, हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई सोर्स के आधार पर मैं नहीं बता रहा, कि कहीं ना कहीं ईरान को इस बात का डर है कि कोई दुश्मन देश ईरान के खिलाफ कोई बड़ा हमले की तैयारी करने में लगा हुआ है, फिर चाहे वो इसराइल हो या अमेरिका। यानी कि ईरान को ये लगता है कि इसराइल उस पर हमला कर सकता है और यही वजह है कि ईरान अपने दुश्मन देशों को लगातार वार्निंग दे रहा है। उधर जो गाजा के अंदर अमेरिका मल्टीनेशनल फोर्स लगाने की बात कर रहा है, उसके लेकर अमेरिका ने तकरीबन 90 देशों से रिक्वेस्ट की कि तुम हमें अपनी फौज दो और हम गाजा की मदद के लिए, गाजा की हिफाजत के लिए गाजा के बॉर्डर पर उस फौज को तैनात करेंगे। दरअसल यहाँ पर आप अमेरिका और इसराइल का खेल समझना, अमेरिका उस फौज को सिर्फ गाजा के लिए नहीं लगा रहा, बल्कि वो फौज इसराइल की भी हिफाजत करेगी। और यही वजह है कि कुछ मुस्लिम देश अपने सैनिकों को उस फौज में भेजने के लिए हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस फौज के जरिए हो सकता है कि अमेरिका और इसराइल हमास को डिसआर्म करने के लिए इस फौज का इस्तेमाल करे, हमास से हथियार छीनने के लिए इस फौज का इस्तेमाल करे। और वो चीज़ पहले ही हमास ने क्लियर कर दी कि हम अपने हथियार बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हालांकि उसने फेज करने के बाद पहले कही थी, लेकिन जिस तरीके से इसराइल गाजा के अंदर लगातार हमले कर रहा है, लगातार सीज फायर का लगातार वायलेशन कर रहा है और बमबारी कर रहा है, ये तमाम चीज़ें इसराइल गाजा के अंदर कर रहा है, उस चीज़ को देखते हुए हमास ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम हथियार नहीं डालेंगे। क्योंकि ये चीज़ खूब अच्छी तरह हमास भी जानता है कि जब तक हमास के पास हथियार है तब तक वो जिंदा है, और जब तक हमास गाजा के अंदर जिंदा है तब तक ही इसराइल का गाजा पर कंट्रोल नहीं। लेकिन अगर हमास गाजा से हट गया, अगर हमास डिसआर्म हो गया, अगर हमास का कोई वजूद नहीं आया, तो पूरी तरह गाजा इसराइल के कंट्रोल में चला जाएगा। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिका ने तकरीबन 70 देशों से रिक्वेस्ट की है गाजा के अंदर फौज भेजने के लिए, उनमें से केवल 19 ही देश ऐसे निकले जो अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं गाजा के अंदर फौज भेजने के लिए। उधर लेबनान के अंदर भी सीज फायर सिर्फ कागजों पर रह गया है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के अंदर आज फिर इसराइल ने हमला किया, जिसमें इसराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों को मार गिराया। दरअसल लेबनान के अंदर इसराइल ने तकरीबन 1 साल से कत्लेआम मचा रखा है, 1 साल से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लगातार मार रहा है, लेकिन अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक माचिस की तिल्ली तक भी इसराइल के खिलाफ नहीं फेंकी। और इसराइल बहाना मारता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे थे, हमारे खिलाफ हमले की प्लानिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। यानी कि इसराइल के लिए कोई सीज फायर नहीं, कहीं भी नहीं। उधर वेस्ट बैंक के अंदर भी इसराइल के हमले, घरों में तोड़फोड़ मचाना और छापेमारी, ये तमाम चीज़ें वेस्ट बैंक के अंदर भी जारी है।
आज भी इसराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर हमला किया जिसमें तकरीबन 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। उधर वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल अपने सेटलर्स के लिए बस्तियां बना रहा है। वेस्ट बैंक के अंदर लोगों के घरों पर कब्जे कर रहा है और यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इतनी तेजी से वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल सेटलर्स के लिए घर बना रहा है कि 2017 के बाद ये अब तक सबसे ज्यादा तेज होने वाली कार्रवाई है।